Hello aspirants, welcome to Study IQ IAS, myself Utkarsh Singh, and in today's lecture, in today's session basically, we are going to discuss the do's and don'ts of anthropology as an optional. आप में से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने शुरू किया है तो आपने इस ऑप्शन का नाम जरूर सुना होगा कई सारे टॉपर्स के मुंह से। पिछले 10-15 साल के अगर हम स्टैट्स को उठा करके देखें तो दिस हैज बीन द ऑप्शनल जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। डिस्पाइट की ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कई बार नहीं देखने को मिलता है हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में, डिस्पाइट की बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं यूपीएससी के अंदर में जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के इसी को ऑप्शन ले रहे होते हैं। अमूमन फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो टॉपर्स आपके चाहे अक्षत जैन हो, चाहे वसीम भट्ट हो, मयूर हजारिका हो, लघिमा तिवारी हो, पाला मिश्रा हो, सचिन गुप्ता हो, अनुदीप दुर्शेट्टी हो या लक्ष्मण अगप्पन, किसी का भी आप नाम लोगे यहाँ पर, ज्यादातर लोग 99% of the candidate who get selected with this particular option do not have any formal background in the subject. Despite that इसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? बिकॉज सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। कई सारे ऑप्शन 5 साल में एक टॉपर नहीं दे पाते टॉप 10 के लिस्ट में। एंथ्रोपोलॉजी बैक टू बैक 2-3 साल टॉप 5 के अंदर में 2-2 रैंक दे रहा है। एक तो छोड़िए, टॉप 5 में 2-2 रैंक, टॉप 10 के अंदर में 4 रैंक देता है। और ऑल इंडिया रैंक भी अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2-3 ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ पर आपको दे चुका है। रिसेंट ईयर्स में भी 2017-20 में 2 रैंक यहाँ पर टॉप फर्स्ट रैंक इनफैक्ट नॉट इवन टॉप 5 यहाँ पर आपकी आएगी। ठीक है, मल्टीपल रैंक 2, मल्टीपल रैंक 3, इवन 4-5 फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती रहती है। तो कुछ ऐसा मैजिक है, कुछ चार्म है जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पक्षपात यूपीएससी करा इस ऑप्शनल के साथ में। रीजन क्या है? बेसिकली शॉर्ट सिलेबस है, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है, डायनेमिक नेचर कम है, लिमिटेड है, और जहां पर है भी वो वहां से डायरेक्टली आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरलैपिंग नेचर है इस सब्जेक्ट का विद जीएस एंड प्रीलिम्स के अंदर में भी अगर आप देखते हो तो बहुत ही हाई आपको देखने को मिलता है। 2024 के 23 के पेपर को आप देखोगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, आर्टिकल आई थिंक 342 के रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो बहुत सारी चीज़ आपकी ओवरलैप होती हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। इवन जीएस 1 देखोगे आप 250 नंबर का है मेन्स के अंदर में। 250 नंबर में से 80 नंबर का पेपर 2023 में आई थिंक 23 या 24 में, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। 80 नंबर का पेपर 250 में से एंथ्रोपोलॉजी से आया जीएस 1 में, जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी किसके दिमाग में जाएगा कि यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है? वहाँ पे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका सोसाइटी है। ऑलराइट, तो ये एक ब्रांड है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल का। और कई बार जब बच्चे इस सब्जेक्ट को एक्साइटमेंट में ले लेते हैं कि हमने स्टैटिस्टिक्स को देखा, हमने टॉपर की बात को सुना, हमें किसी ने सजेस्ट कर दिया, मे बी उसके लिए ये ऑप्शनल वर्क किया, जरूर नहीं कि आपके लिए ऑप्शनल वर्क करे। तो सबसे पहले तो आपको कई फैक्टर्स को यहाँ पर देखना है कि क्या आपका जो एक्यूमेन है, क्या जो आपका इंटरेस्ट है, क्या जो आपका इंक्लिनेशन है वो इस सब्जेक्ट की तरफ है कि नहीं है। क्या इसके टॉपिक आप इंक्विजिटिव करते हैं, पढ़ने में आपकी जिज्ञासा आती है, जो चीज़ें यहाँ पर बातें हैं क्या उसके बारे में जानकारी आप जानना चाहते हो कि नहीं। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सुना है कि इस दुकान पे बहुत अच्छी डिशेस मिलती हैं, हम जाकर के यहाँ पे खाए, जरूरी नहीं है ना। कई बार एक कहावत आपने हिंदी में सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान, जिस तरीके से कहावत है। तो कई बार होता है कि हम दूसरों को देख करके जो हर्ड मेंटालिटी है उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बट यूपीएससी के अंदर में दिस थिंग कैन बी क्वाइट लीगल, सो यू हैव टू बी 100% श्योर दैट विच ऑप्शन यू एक्चुअली वांट। एंथ्रो बहुत अच्छा है, सब लेते हैं, सारे टॉपर्स लेते हैं, सब सजेस्ट करते हैं, छोटा है, शॉर्ट स्टैटिक होने के साथ ओवरलैपिंग भी आपको दे रहा है, ओवरलैपिंग के साथ साथ में आपके जो सक्सेस रेट है, नंबर ऑफ टॉपर्स हैं, सब ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेते हैं, ये वर्क कर जाएगा हमारे लिए, ज़रूरी नहीं है। और जब हम ले भी लेते हैं, कई बार सेल्फ स्टडी आप करते हो या फिर जब आप प्लान करते हो कि थोड़ा बहुत पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कहीं पे गाइडेंस को ज्वाइन करेंगे, तो उस समय के अंदर में जो आपका क्रिटिकल टाइम पीरियड है, व्हेन यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी और व्हेन यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन सम ऑफ द बैचेस, किसी भी इंस्टीट्यूट में हमारे या फिर कहीं पे भी आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो, या फिर आपने कहीं पे पढ़ लिया हुआ है और आप वापस से एक बार पढ़ाई के लिए कुछ स्ट्रेटजी को बना रहे, प्लान कर रहे हो, उन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो आर्ट्स होते हैं उसमें आप कई गलतियों करते हो। उसी गलतियों से आपको थोड़ा सा दूर रखने के लिए ये सेशन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर डूज और डोंट्स को इलैबोरेटली डिस्कस किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के अंदर में जब भी आप आ रहे हो तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें करने से बचना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहला जो गलती बच्चा करता है वो है अवॉइडिंग द सिलेबस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बैचेस को सीधे ज्वाइन कर लिया और बैचेस को ज्वाइन करने के बाद तुरंत 2 बड़ी गलती करते हैं। एक तो सिलेबस को स्किप करना और एक सिलेबस के साथ साथ ओरिएंटेशन सेशन को मिस करना। हमारा होता है कि टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे। आज ये जो रील्स और ये बहुत इसका डिजिटल जो मीडियम है उसने बहुत से फायदे किए हैं और उसका नुकसान भी हमारा अटेंशन स्पैन हमारा बहुत घट चुका है।
तो हम अक्सर वहाँ पर करते हैं, पहले था हमारे समय में जब हम किसी वीडियो को देखते थे तो हमारा एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से माइंड मेकअप ऐसे काम कर रहा था कि जो वीडियो और किसी टॉपिक पे हम ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें इंडस वैली के बारे में पढ़ना है, तो अगर 2-3 घंटे कहीं पे लेक्चर देखने को मिल रहा है तो हम उसको खोलते थे। अगर वहां पर कोई 15-20 मिनट के अंदर में हमको लेक्चर मिल रहा है तो उसको हम टोटली अवॉइड करते थे कि भाई 15-20 मिनट में क्या ही हमको जानकारी देगा, क्या ज्ञान बांट देगा वहां पर, ठीक है, कितना डिस्कशन कर देगा, कितने एंगल्स को छू लेगा। आज के समय में उल्टा हो गया है, बच्चे चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर में सारी बातें, सारे फैक्ट, सारे चीज उनको बता दिया जाए। एंड दैट इज वाई बच्चे इंतजार करते हैं क्लासेस कब शुरू होंगी, लाइव क्लासेस कब होंगी। ओरिएंटेशन के अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही होती है, स्ट्रेटजी, माइंड मेकअप कैसे करना है, क्या गलतियां अवॉइड करना है, क्या फ्रेमवर्क आपका रहेगा, इन सबको बच्चा वहां पर फॉलो करके नहीं चलता है। और बैचेस में क्लास होने लगती है तो उसके वही क्वेश्चन आते हैं जो हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस करते हैं। सर हमें ये नहीं समझ में आया, वो तब समझ में आएगा जब हमने ओरिएंटेशन को अटेंड किया होगा। तो ओरिएंटेशन तो वो बच्चे अटेंड करेंगे जो कि बैचेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बट फॉर दोस्त जो कि खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या इवन जो बैचेस को भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच में अक्सर ही टेंडेंसी होती है कि सिलेबस को आपने छोड़ दिया हुआ है। सिलेबस को छोड़ करके सारे कंटेंट को पढ़ लेना, बहुत अच्छे फैकल्टी से, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में बड़ी मेहनत करके, घंटों वहां पर दे करके, इट इज इक्विवेलेंट कि आपने बहुत सारे तीर तो रख लिए हैं, तीर तो आपके बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन आपने धनुष को ही नहीं उठाया। इट इज लाइक दैट। सिलेबस के बिना हमारी प्रिपरेशन, सिलेबस हमें लिमिट करता है, हमें गाइड करता है, हमें बांध कर रखता है। जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें कैसे पढ़ना है और रिक्वायरमेंट के बिना वाली चीजों को कैसे फिल्टर आउट करेंगे। और जब आप बिना सिलेबस के सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, बिकॉज आप टॉपर्स के मुंह से सुनते हो कि हमें कौन सी बुकें पढ़नी है। उन बुक को आप उठा करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले आते हो, टेबल के ऊपर रख देते हो। यूजुअली बच्चे बुकों को पढ़ते ही नहीं कभी कभी, और पढ़ते हैं तो एक बैड हैबिट होती है कि कवर टू कवर पढ़ लेते हैं। उन्होंने टॉपर की बात, टॉपर के बाद भी कभी हम टॉपर के पूरे वीडियो को कई बार नहीं देखते हैं। हमें क्या है कि बुक का नाम जानना है, सिर्फ नाम बता दो। तो टॉपर ने एक बड़े वीडियो के साथ साथ में एक रील या एक शॉर्ट भी बनाया होता है, या फैकल्टीज होते हैं, हमने भी कई सारा बनाया हुआ है। तो कई बार मैंने ऑब्जर्व किया कि डिटेल का जो एक्सप्लेनेशन है वहां तक बच्चा जाता नहीं है। शॉर्ट में जो हमने कवर किया उसको तुरंत बच्चा वहां पर नोट करता है कि अच्छा ये बुक की लिस्ट है। जब आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बुक के अंदर हमें कवर टू कवर नहीं पढ़ना। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन पोर्शन विच वी हैव टू स्टडी एंड सम ऑफ द पोर्शन विच वी हैव टू अवॉइड। तो सिलेबस को जब आप अवॉइड करोगे और खुद से जब सेल्फ स्टडी के अंदर में जाते हो तो ये गलती होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। और आज के समय में 2017-18 के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन, उसके बाद अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो यूपीएससी अंदर में आकर के, तो एक तरीके से करियर को आप अपने हार्म कर रहे हो। पहले के समय में होता था बच्चे रूरल बैकग्राउंड से काफ़ी इंटरेस्ट होता था, या फिर बीए बीएससी किया हुआ है, ज़्यादा उनको करियर ऑप्शन दिखता नहीं था कि इधर हम टीचिंग में जाएंगे, या तो हम रिसर्च में जाएंगे, और या तो हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। 3 ही हमारे पास विकल्प है। बट आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज जो एक समय पे सबसे मीनियल टाइप ऑफ जॉब जिनको समझा जा रहा था, जिसको आपको शायद कोई सामने से 10 गुना पैसा दे तो भी आप ना करो, होता था कि आप कंपनी में जाकर के टाई बेल्ट लगाकर काम कर रहे हो, उसके अंदर में इंसान को 25,000 मिल रहा है, सामने वाला इंसान 2.5 लाख रुपए का काम कर रहा है, बट वो काम आप नहीं करोगे बिकॉज आपकी नजर, समाज की नजर में वो काम अच्छे नहीं होते थे। आज वैसे ही काम इंसान कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा माहौल भी है, जो मेंटेलिटी है लोगों की वो थोड़ी बेटर हुई है, और आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज हैं जिससे आप यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, यू कैन लीड ए गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। बट वो तभी होगा जब आप अपने 20s जो कि प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उसको आप वेस्ट ना करो। तो टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसलिए सिलेबस बिकम्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सिलेबस के साथ अब तक हम 2-3 घंटा बैठते नहीं है। लोगों को लगता है सिलेबस पढ़ने में क्या है, 15 मिनट में पूरा सिलेबस पढ़ा जाता है किसी भी ऑप्शन का, किसी भी सब्जेक्ट का। यही गलती है, आपको रीड नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई टू एनालाइज की सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की डेप्थ क्या है, एक्चुअली में किस चीज की बात करता है। अगर अप्रोचेस टू रिलीजन करके मेरे यूनिट 5 पेपर 1 में लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में, तो अप्रोचेस या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या इसका स्कोप है, क्यों हम पढ़ेंगे और क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको एनालिटिकल वे में, एक डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को वहां पर एक्सप्लोर करना है, सिलेबस के साथ में समय बिताना है। नॉट जस्ट दैट कि आपने रीड किया, अच्छा एक रिलीजन का यूनिट है, रिलीजन की बात करेगा, एक मैरिज की यूनिट है, वो मैरिज की बात करेगा, मैरिज क्यों होती है, कब शुरू हुई, ऐसे काम नहीं होता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द सिलेबस। सो स्टॉप अवॉइडिंग योर सिलेबस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है नोट मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द, आजकल के जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है ना, पहले के जमाने में आपको बताऊं क्या होता था। हम लोग जब पढ़ाई करते, हो सकता है आप लोग भी जहां पर पढ़ाई करते हो अभी भी हो सकता है कई जगहों पे होता हो,
टीचर सामने आकर के एक नोटबुक को लेकर के, जो उनकी खुद की नोटबुक होती थी या फिर वो खुद कहीं से बना करके ले आ रहा था, या इवन अभी भी कई सारे इंस्टीट्यूट में आप ऑफलाइन में जाओगे तो लैपटॉप पे आप कॉपी किताब खोल करके बैठे हो, टीचर आपको डिक्टेट करे, आप उसको लिख रहे हो। आप अपने इंपॉर्टेंट आवर्स को एक्चुअली वहां पर वेस्ट कर रहे हो। वो जो मटेरियल है वो बहुत बड़ा हो सकता है मटेरियल, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसको नैरो डाउन किया जा सकता है। इतने रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, फैकल्टीज़ के पास, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में हो, वो रिसोर्सेज आपको पकड़ा दिए जाए, ठीक है। समय बचेगा, क्लास के अंदर में मैं बोल रहा हूँ, फिर आप उसको लिख रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, आपका ध्यान लिखने के ऊपर है, दिमाग घूम रहा है। तो क्लास के जो आवर्स होते हैं, इसको रियलाइज किया गया कि हमें पूरी तरीके से प्रोडक्टिव वे में पढ़ने पे लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझने पे लगाना है, रेदर देन नोट मेकिंग, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कई बार कि उनको एक कंटेंट दे दिया जाता है, एक जैसे हमारे यहाँ पर क्रक्स दिया जाता है, कोई फाइल आपको दे दी गई। अब बच्चा क्या है, बहुत रिलैक्स हो गया कि मेरे पास नोट पड़े हुए, कभी मन करता है तो हमने उसको रीड किया, हाईलाइटर लेके पूरा रंग डाला, होली खेल डाली कंटेंट के साथ में, और बस काम हो गया। क्या ये हमारा नोट मेकिंग है? नो, नोट मेकिंग कभी भी यूपीएससी के अंदर में सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। और नोट मेकिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करते हैं, टॉपर्स की भी अपनी होती है। आपको कौन सी समझ में आती है, कौन सी प्रोडक्टिव है, आप किसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, आपको कौन सी ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है, आपको वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो नोट मेकिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के बनाए हुए हैं, यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है हमारे स्टडी IQ पे, उनको आप गो थ्रू कीजिए। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हमने बात की है कि कैसे आप नोट मेकिंग कर सकते हो, और वो आपका प्रीलिम्स के बाद आप इतनी दुआएं दोगे, अपने आप को भी दोगे और जिसने आपको सजेस्ट किया उसको भी दोगे, कि मैं कितना टाइम यहाँ पर बच रहा है, कितना कंस्ट्रक्टेड, कितना वेल बैलेंस्ड वे में जैसे आंसर लिखने हैं वैसे नोट बने हुए हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो पूरी मेहनत आपकी बच जाती है और आपका जो 3-4 महीने का समय रहता है वो आपका बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। अदरवाइज आप पूरा एंजाइटी से परेशान होगे। तो बहुत सारे बच्चे आजकल जो ये नोट्स दे दिए जा रहे हैं, या फिर कुछ टॉपर्स ने अपने नोट्स को पब्लिश कराया हुआ है, उसको वो उठा करके ले आ रहे हैं। और वो नोट्स भी पूरे नोट्स नहीं होते हैं, वो समराइज नोट्स होते हैं। टॉपर अपनी 50 चीजों को पढ़ करके जो एक समराइज नोट बनता है उसको पब्लिश कराता है। आप जाकर के उसको मार्केट उठा रहे हो, आपको लग रहा है कि यही नोट है, हमें इसी पर पढ़ाई करनी। दैट इज नेवर अ सफिशिएंट सोर्स। वो रिवीजन के सोर्स होते हैं, वो प्रिपरेशन के सोर्स कभी भी नहीं होते हैं। बच्चा गलती करता है उन्हीं से पढ़ने का, और उसी के बिहाफ पे वो नोट मेकिंग को सोचता है कि अवॉइड कर दे कि भाई टॉपर्स के नोट मेरे हाथ में है तो मैं और कुछ क्यों पढ़ूं। सबसे बड़ा ब्लड हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ ये रहती है कि वो जो कंटेंट को आप यूज कर रहे हो, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज अवेयर विद दैट कंटेंट। देयर आर 1000 अदर्स एंड लैक्स ऑफ अदर प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शनल, जो उस पर्टिकुलर सोर्स को रिसोर्स को जानते हैं। सो एग्जामिनर को जो नोवेल्टी आपके आंसर के अंदर में चाहिए वो वहां पर आप नहीं दे पा रहे हो, और सभी के सभी वही एक घिसा पिटा जो राग है उसको वहां पर बता रहे हो। एग्जांपल्स तक आप सभी वही देते हो जो कि आप जहां से आपने पढ़े, उसके अंदर भी कोई नोवेल्टी नहीं है। तो नंबर आपके जो होते हैं, एग्जामिनर वो भी आपको जनरल देता है 175 से लेकर के 235 के बीच में। जब बहुत अच्छा आप लिखते हो, पूरा पेपर कर लेते हो, तब की बात कर रहा हूं। अदरवाइज ये नंबर भी इतना आसान नहीं है कि 200 आपको मिल जाएंगे 500 से। अच्छे अच्छे टॉपर्स के नहीं आते हैं 235 240 से ऊपर, ठीक है ना। तो नोट मेकिंग को हमको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। डिपेंडिंग अपॉन हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सूटेबल है। आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आती है, आप नोट मेकिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन स्टडी IQ डालिएगा, वो अगर आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो कीजिए, कोई और समझ में आती है उसको कीजिए। नाउ मैं जो आपको बोलता हूं वो आंसर राइटिंग पैटर्न है, वो आंसर राइटिंग पैटर्न होता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं होता है। कई सारे टॉपर्स ने भी बोला है, बच्चे एक बार कहते हैं हाँ सर आप सही बोल रहे हो, टॉपर ने भी ऐसा ही मुझे बताया था। टॉपर्स के आप देखोगे वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर का पैटर्न बताया गया है। बहुत अंतर नहीं है, लेकिन देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी बात क्या है, क्या उस अंदर में आपको अंतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर है कि बच्चे आंसर राइटिंग को अवॉइड करते हैं, है ना। आंसर राइटिंग को अवॉइड करते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी हम इसको शुरू नहीं करेंगे। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि सर क्या ये बेहतर नहीं रहेगा हम पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें और उस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद फिर हम आंसर लिखना शुरू करें। जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ लोगे तो फिर आप 6 सेक्शन में एंथ्रोपोलॉजी बटा हुआ है, ईच सेक्शन ऑलमोस्ट टेक अराउंड 25 डेज, रफली हम उसको 1 महीना बोलते हैं सहूलियत के लिए, है ना। लगभग 30-25 दिन है हर एक सेक्शन में, एवरेज की बात कर रहा हूं। कुछ सेक्शन आपके 12 दिन में खत्म हो जाते हैं, कुछ सेक्शन आपके 35 दिन में भी खत्म होते हैं। तो एवरेज जो निकलता है वो लगभग 20-25 दिन का, यानी 5 से 6 महीना आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से इंक्लूडिंग दी हॉलीडेज, इंक्लूडिंग दी सैटरडे संडे जो आपकी क्लासेस नहीं होती उसको मिला करके। वैसे तो 100 दिन के अंदर एंथ्रोपोलॉजी खत्म हो सकता है, लेकिन आपके बीच में छुट्टियां होती हैं, होली दिवाली दशहरा भी आता है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती, तो 5 महीने लगते हैं। अब ये जो 5 महीने का आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, उसमें आखिरी पोर्शन जो हुआ है वो तो आपको अभी रिटेन है,
लेकिन जो आप 5 महीने से पढ़ते आ रहे हो वो आपका वॉश आउट होने लगता है, वो आपका वॉश आउट होने लगता है, वो आप भूल के होते हो। क्यों? क्योंकि आप जीएस भी साथ में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर रहे हो, और 50 तरह की चीज़ें हो सकता है लाइफ में और चल रही हो आपके। तो नई चीज़ें तो जो है पिछले अभी की प्रेजेंटली या एक आध महीने पहले की, वो तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रिटेन्ड है। पिछला वाला पोर्शन वॉश आउट होता चला गया है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ो, दिमाग कितना रिटेन करेगा आपका एक समय में। सो अब जब आप टेस्ट लिखने जाओगे तो आपको पहले वो पूरा 1 महीने वाला पोर्शन रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप पहले वहां से शुरू करोगे। जब रिवाइज करना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि अभी आगे यहां पर गाड़ी भी जा रही है, इस गाड़ी को अगर हम छोड़ के पिछला रिवाइज करने जाते हैं तो फिर तो हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको एंजाइटी बनने लगती है, फोम होने लगता है कि कुछ छूट ना जाए। तो वहां पर आंसर राइटिंग फिर भी नहीं हो पाती। सोचते चलो अब एग्जामिनेशन दूंगा या कहीं टेस्ट सीरीज लूंगा, उसके अंदर आंसर राइटिंग कर लूंगा। ये नहीं करना है। आपको एक हैबिट बनानी है कि अगर आप सिर्फ ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हो तो आपकी डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। अगर आपका कॉलेज है, वर्किंग प्रोफेशनल है, मैरिड इंडिविजुअल हो, समय अगर आपके पास कम है, तो इन दैट केस आप बाई मंथली या वीकली बेसिस पे, यानी कि 14-15 दिन के अंदर में या फिर हफ्ते में, वीकेंड के दौरान में आपको आंसर राइटिंग करनी है। डू नॉट स्टॉप आंसर राइटिंग। अगर रिसोर्सेज का हमारे पास प्रॉब्लम है, हम कहीं पे टेस्ट सीरीज को, हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज है और जगह पे भी टेस्ट सीरीज होगी, अगर आप किसी वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर वहां पर आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप टॉपर्स की आंसर शीट्स को निकालिए, जो उन्होंने मॉक दिए होंगे वगैरह दिए होंगे, इजिली अवेलेबल होता है कई बार, उसको आप निकालिए और उनके क्वेश्चन को देखिए, आंसर को मत देखिए। उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चन उठा करके उसी टॉपिक का जो क्वेश्चन का आंसर अगर टॉपर लिखा है तो उस क्वेश्चन को लिखिए, अपना आंसर लिखिए और फिर उसको आप मैच कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि हम कितना ठीक तरीके से चल रहे हैं, हमारी अप्रोच टॉपर की अप्रोच में क्या अंतर है, क्या कमी है। ये उनके लिए जिनके पास इवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है, जिनके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन नहीं है। सबके अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अलग अलग कंस्ट्रेंट होते हैं। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी तैयारी के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, इसमें आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं एक ऑल्टरनेटिव वे जिसको आप कर सको। इफ यू आर साउंड इन फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आंख बंद करके आप चले जाइएगा। और मल्टीपल 2 से 3 आप अगर हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आप बाद के समय में, जब आप एक टेस्ट सीरीज ले लो तो आप बाद के समय 1-2 महीने बाद फिर किसी दूसरी टेस्ट सीरीज को भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। अल्टरनेटिव रहे आपके पास, 2-3 जगह का लेगो तो एक डाइवर्सिटी पूल रहता है। पढ़ाई में ये चीज़ नहीं करनी है, क्लासेस कहीं एक ही जगह पर कीजिए, क्लासेस 3-4 जगह पे आप नहीं करोगे, लेकिन टेस्ट सीरीज मॉक वगैरह जो है ये आप अलग अलग जगह पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। प्लस रिविजन को हम कई बार छोड़ते हैं, तो हमें रिविजन लगातार करते रहना है, ऐसे ही जैसे मैंने टेस्ट राइटिंग का बताया उस तरीके से। नाउ हमारे यहाँ पर, या फिर आप मेरे ख्याल से अगर ठीक जगह पर पढ़ाई करते हो तो आपको हमेशा रिवीजन के लिए एक अलग से नोट दिया जाता है जो कि हैंड रिटन नोट्स कहलाता है, ठीक है ना। हमारे बैचेस में वी ऑलवेज प्रोवाइड दिस हैंड रिटन नोट्स विच आर डिजिटल प्रिपेयर्ड। आईपैड के ऊपर डिजिटल प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं जो कि मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट ने, जिनके किसी 250 आए, किसी 275 मार्क्स आए आउट ऑफ 500 इन ऑप्शनल, दे हैव प्रिपेयर्ड दिस। सो जब आप यहां पर कई बार हैंड रिटन नोट्स बनाने जाते हो, रिवीजन नोट बनाने जाते हो, ये मैं मेन नोट्स की बात नहीं कर रहा। मेन नोट्स अलग होते हैं, रेफरेंस नोट्स अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये रिवीजन नोट्स हैं। रेफरेंस नोट आपके पढ़ने और प्रिपरेशन के लिए वो कोर स्टडी मटेरियल है। रिवीजन नोट आपने जो कुछ पढ़ा उसका एक समराइज्ड वर्जन बेसिकली आपको देखने को मिलता है, जिसमें कई सारे फ्लो चार्ट, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके थ्रू आपका समय बचता है। आप वापस पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो वापस से उतना नहीं पढ़ सकते हो, 50 पेज, 60 पेज, 80 पेज, ठीक है ना। A4 शीट के उत्ते बड़े बड़े इतने सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। कोई नॉवल नहीं है कि पढ़ लिया आपने 80 पेज एक दिन 2 दिन में, तो समय लगता है। इसलिए उसकी जगह पर आप इन हैंड रिटन नोट्स को वहां पर इस्तेमाल करते हो। इससे फायदा क्या होता है, कई बार जब आप शुरुआत में तैयारी करते हो तो आपको नहीं पता कि लेक्चर में बताई गई चीजें, कंटेंट में मौजूद चीजें कौन सी ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है। बट जब आपके लिए जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने 2-3 मेंस दिए हुए हैं, वो इंसान जब आपके लिए इन नोट्स को और बनाया होता है तो आपको काफी हेल्प मिलती है। तो हमारे बैचेस के अंदर में हम ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बाकी कहीं पे क्या है मुझे हिसाब नहीं पता। मेरे ख्याल से इस तरीके के जैसे हम नोट्स देते हैं आपको, 3 अलग तरीके के क्रक्स देते हैं, और इजी टू अंडरस्टैंड एक मटेरियल होता है जिसको हम क्लास पीपीटीज कहते हैं, जो पूरा डिमांड ऑफ द यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से बनी है। क्रक्स थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं यूपीएससी अपने आर्म्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लगे, क्वेश्चन थोड़े बाहर से भी कभी कभी पूछ देता है, घुमा फिर के पूछता है, तो एक्सटेंडेड मटेरियल आप हेल्प करता है। एंड देन दिस रिविजन मटेरियल, जिससे आपका टाइम जो है वो आपका बचता रहे, ठीक है। नाउ नोट्स के ऊपर, नोट्स और बुक कलेक्शन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा नहीं फोकस करना है।
नोट्स एंड बुक कलेक्शन, ये नोट मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलेक्शन की बात कर रहा हूं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव दिस टेंडेंसी, और ये मैं रिलेट कर सकता हूं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप बहुत बेवकूफ हो या बहुत बड़ी गलती की, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू ऑल आर स्मार्ट पीपल, लेकिन हम कई बार ओवर पैशनेट हो जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। इवन जो लोग आपको समझा रहे हैं, मैं आज समझा रहा हूं, वो सब उसी स्टेज से गुजरे हैं। जब हम लाइक करने लगते हैं सिलेबस को, तो हम चाहते हैं कि क्या कुछ पढ़ ले, इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि वाह इसी को पढ़ के इतना मजा आ रहा है, तो कुछ और क्यों ना पढ़ ले। हिस्ट्री है, बिपिन चंद्रा को पढ़ के अच्छा लग रहा है, स्पेक्ट्रम को पढ़ के अच्छा चल रहा है, लेकिन हम क्यों ना शेखर बंदोपाध्याय को भी ले लें, क्यों ना हम सुमित सरकार को भी ले लें, क्यों ना हम रामचंद्र गुहा को भी ले लें, आर एस शर्मा है हमारे पास, सतीश चंद्रा है हमारे पास, बट उसके साथ साथ हम क्यों ना किसी दूसरी किताब को भी ले लें, उपिंदर सिंह की किताब को भी क्यों ना उठा लें, ठीक है ना, इरफान हबीब साहब की किताब को भी क्यों ना उठा लें। ऑलराइट, जादूनाथ सरकार, एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं, जादूनाथ सरकार को वहां पर पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये टेंडेंसी हमारे इधर काफी आने लगती है, और ऑप्शनल में ये टेंडेंसी आपको काफी लीगल रहती है। आप नोट्स को इकट्ठा करने लगते हो, यहां से कुछ नोट मिल गए, कुछ पीडीएफ मिल जाए, अरे इस पीडीएफ में 4 बातें अलग है, वो 4 बातें बहुत डिफरेंस नहीं बताएंगे। आप 50 सोर्सेस को देखोगे, हर जगह पर मोस्टली मटेरियल सेम होता है, कुछ 2-4 पॉइंट अलग होते हैं, तो आपको लगता है ये तो एक नया पॉइंट मिल गया। पॉइंट और कंटेंट इकट्ठा करने के आपके मार्क्स नहीं बनता, आपको मार्क्स मिलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, और उस कंटेंट, उस नॉलेज को आप अप्लाई कितनी बेहतर तरीके से कर पा रहे हो, इंटर रिलेट कैसे आप कर पा रहे हो सिलेबस के अलग अलग पोर्शन को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो करेक्शन मोड में नहीं जाएगा, बिकॉज आपकी सारी बुकें, मैंने आपको बुक्स और रिसोर्सेज के ऊपर वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको आप देखिएगा। मैंने बताया कि कोई यूपीएससी अंदर में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन की किताब है ही नहीं। कई बार बच्चे एम्बर नंबर ले ले, सर एम्बर नंबर बहुत सारे टॉपर से सुना है, एम्बर नंबर आप लेके क्या करोगे, एम्बर नंबर में पेपर 2 है ही नहीं, 250 नंबर आपको वहां पर तैयारी होगी नहीं। तो आप ठीक है सर 250 नंबर का बचा, जो 250 नंबर बचा भी पेपर 1 के अंदर में, वहां पर भी कई बार जो क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ग्लोबलाइजेशन वगैरह का इंपैक्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार आपसे पूछा है कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंडियन फैमिलीज को, जॉइंट फैमिली सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वहां पर, तो ये वहां पर नहीं दिया हुआ कि एम्बर नंबर में, वहां पर जनरल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ऑथर बुक, इंडियन सोसाइटी के टर्म्स में वहां पर बात नहीं की गई, जनरल बातें की गई है। सो बहुत यूटिलिटी वहां पर आपको इवन पेपर 1 में भी नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स जो आपके यूजुअली स्टैंडर्ड बुक्स और सोर्सेज में नहीं रहते हैं, जैसे सोसाइटी या कल्चर वाला पोर्शन हो गया, 2.1 2.2 यूनिट 7 हो गया, रिसर्च मेथोलॉजी वाला जो पोर्शन हो गया, इसमें आपको डेफिनेटली एम्बर नंबर हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, कोर मटेरियल जो आपका है उसके अंदर में चीज को डाला जाता है, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि आप वो 700 पन्ने के आसपास की जो किताब है उसको वहां पर पढ़े, वो भी बड़े पेज है। इट इज नॉट लाइक स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, इट्स क्वाइट अ बिग बुक, बल्कि बुक है जो उसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी खासी, लेंथ भी अच्छी खासी है, तो वहां पर आप 600-700 पन्ने जब पढ़ने जाओगे, तो आपका स्लो रीडर हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, रीडिंग हैबिट उतनी ज्यादा नहीं होती है, वहां पर आपके 1.5 महीने चले जाएंगे, महीने पर चले जाएंगे, अगर आप डेली भी पढ़ रहे हो तो इसलिए उससे दूर रहना है। अब वहां पर एक किताब मान लीजिए आपने वो खत्म भी कर ली, अगर ये एक ही किताब होती तो कहने को, पर बताने वाला आपको 10 किताबें बताते हैं। अब थ्योरीज आपको पढ़नी है, तो थ्योरीज के लिए आपको सजेस्ट की जाएगी, किताब आती है गया पांडे और उपाध्याय साहब की, इस किताब को बच्चे पूरा कवर टू कवर पढ़ते हैं। है ये लगभग बिपिन चंद्रा की पुरानी वाली किताब की तरह, हिस्ट्री की जो मॉडर्न इंडिया की थी आपकी किताब, वो साइज इसका, पेजेस का नंबर थोड़ा ज्यादा है, मेरे ख्याल से 400 के आसपास, 500 के आसपास यहाँ पे पेज आपको देखने को मिलेंगे। A4 शीट के हिसाब से भी अगर आप लेकर के चलते हो तो 250 पन्ने के आसपास का हिसाब यहाँ पर बनेगा, 250 से 300 के बीच का हिसाब बनेगा, तो बहुत ज्यादा पन्ने नहीं है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन आप जब इसको पढ़ते हो तो यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है, सिलेबस में 10 थ्योरी है और उस किताब में आपकी 6 थ्योरी है, जो 4 थ्योरी वहां पर मिसिंग है, उसमें से कई थ्योरियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखोगे तो आपके सबसे अधिक जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-11 साल में, वो सिंबॉलिक और इंटरप्रेटिव थ्योरी पे आए हैं। वो वाला जो पोर्शन है, वो थ्योरी जो है वो आपकी मिसिंग है उस किताब के अंदर में। इवन माखन झा को देखोगे आप, या किसी भी और किताब को देखोगे, वो आपको थ्योरी वहां पर नहीं मिलती है। तो पूरा आपने किताब भी पढ़ा, उसके बाद जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो थ्योरी दी ही नहीं है, तो वेस्ट ऑफ टाइम। आपने बस किसी का टॉपर को सुन लिया, उसने आपको सजेस्ट कर दिया, तो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आर्कियोलॉजी के अंदर में भी मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो 90s या 2000 की है, लेटेस्ट बुक कोई भी अवेलेबल नहीं होती है। और आर्कियोलॉजी में आपको पता है कि हर कुछ 4-6 महीने पे कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हो रही है, और 2-3 साल में कुछ ऐसा होता है जिससे हमें पूरा रिवैम्पिंग करनी पड़ती है, जो भी हमारी नॉलेज है कि प्लीस्टोसीन का डेट बदल गई, आयरन एज की डेट्स अभी आप तमिलनाडु में देखो 1000 साल पीछे हमको लेगा। पुरानी किताब में अभी आप देखोगे 1500-1600 BC लिखा होगा, हम कहाँ पहुंच गए, 3300 BC में पहुंच गए। सो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, नहीं तो बुक कलेक्शन करते जाओगे और वहां पर समय आपका काफी वेस्ट होगा। और समय वेस्ट करना सबसे बड़ा जुर्म है आपके ऊपर, उससे बड़ा कोई बात नहीं है आपके मिड 20s में, अगर आप एक समझदार इंसान हो तो।
ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, उनको छोड़ के आप यहाँ पर किताबों में लगे हुए हो और आज अलग ही रफ्तार में यहाँ पर आप चल रहे हो कि हम 10 साल यूपीएससी को त्याग करने के लिए आए हुए हैं, उसके बाद हम जो होगा वो दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको डूज एंड डोंट्स अपने मैनेज करके चलना है। कोई और अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर में यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो मैं अभी आईडीज बताऊंगा, उस पर भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप एक कंस्ट्रक्टेड तरीके से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर में तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, तो हमारे भी जो बैचेस हैं वो यहाँ पर हैं। आपके ऊपर, आप किसको चुनते हो, कहाँ पर पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो आपके ऊपर, इट इज़ योर चॉइस। वो किसी को वहाँ पर दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं करने वाली। बट फॉर दोज ऑफ यू जिनका इंटरेस्ट है कि बैचेस के अंदर में जुड़ के एक गाइडेंस के अंदर में हम पढ़ सके क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को कैसे समझना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे करना है, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप हमें मिले, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे एक जगह पे मिल जाए कि इधर उधर घूमना ना पड़े, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, एक जगह नोट्स मिल जाएगी, कुछ ना पढ़ना पड़े उसके सिवा।